धनंजय भाई, आप कुछ खा रहे थे मेरे ख्याल से, खा के पानी पी लिया, तो मैं सोच रहा हूँ आपको युद्ध के मैदान में ले आया जाए। मैं आपसे आपकी राय जान लूं, क्योंकि आपका भी राजनीतिक अनुभव बहुत है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक आप लगातार पत्रकारों से, राजनेताओं के संपर्क में रहते हैं। तो धनंजय भाई, क्या मानना है आपका? देखिए, थोड़ा सा अलग है। अगर ये चुनाव 2024 का कुछ महीने बाद नहीं होते तो स्थितियां अलग हो जाती। और ये जो कल्चर कह रहे हैं आला कमान वाला, वो तब होता है जब 3-4 ध्रुव हो, गुटबाजी हो, 2-3 गुटबाजी तो हो, 2-3 गुट हो। क्या आपको लगता है कि मोदी जी के 10 साल के शासन में काल में कहीं गुट दिखाई पड़ा आपको? किसी स्टेट में गुट दिखाई पड़ा? ये आला कमान कल्चर को जो है मैं बुरा कल्चर नहीं मानता हूँ। कांग्रेस अक्सर ये करती रहती है कि अगर नहीं हो रहा है तो जैसा कि अनिल भाई साहब ने कहा कि पर्ची डलवा लेते हैं और पर्ची के आधार पर भले वहाँ खोलते नहीं है, वो आला कमान तय करता है गुण दोष देख करके कि किसको लाने का क्या फायदा बढ़ेगा, क्या नुकसान मिलेगा। लेकिन यहाँ जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ये दोनों कंट्रोल से बाहर है मोदी जी के। और मोदी जी के लिए जो है 2024 खतरे की घंटी है। जो अभी प्रदीप भाई बोल रहे थे उसमें मुझे सत्यता इसलिए नजर आती है, मैं उन्हीं के पक्ष पर रहूंगा कि ये दो बड़े ताकतवर नेता हैं। और नहीं तो अब तक तो यही रहा है रिवाज कि मोदी जी ने जिसको चुन लिया वो मुख्यमंत्री हो गया। उत्तर प्रदेश में थोड़ा अलग माना गया, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, और उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाए मोदी जी। आप जानते हैं बेहतर उत्तर प्रदेश को। लेकिन वो चाहे आसाम हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़, ये हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो यहाँ उत्तराखंड हो, तमाम जगहों पे देखा। छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए। महाराष्ट्र में क्या चली, ऊपर से आदेश आ गया कि भाई आपको उप मुख्यमंत्री होना, उनको मुख्यमंत्री बनना है। याद हो अगर आपको, उसमें चुनाव भी नहीं था, दूसरा एजेंडा था। क्या देवेंद्र फडणवीस कुछ बोले? नहीं बोले। सोनोवाल कुछ बोले? नहीं बोले। पुष्कर धामी हार गए थे, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया। किसी ने कुछ बोला? नहीं बोला। कहीं कोई कुछ नहीं बोल सकता। अभी दिक्कत ये है कि एक तो इनकी पुरानी खुंदक है, ये जो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, और जो ये शिवराज सिंह चौहान हैं, ये अपने बल पे बने हुए और एक अलग धारा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी ध्यान में रखिए, ये उस धारा के नहीं है जो मोदी जी और अमित शाह जी की धारा है, ये इससे अलग है। इसलिए अगर याद कीजिए कि सचिन पायलट जब विद्रोही मुद्रा में थे तो साथ नहीं दिया उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया। हालांकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान साथ आके खड़े हो गए और सरकार बना ली। तो एथिक्स की बात करें या कोई और बात करें, मोदी जी के डिक्शनरी में व्याकरण शब्द नहीं है। एक केसरी जी के बारे में कहा जाता था, हमारे बिहार के सीताराम केसरी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, न खाता न वही, जो चाचा कहते वही सही। तो जो आला कमान जो है यहाँ पे, जो नरेंद्र मोदी कहें उसके बाहर को जाने की हिम्मत नहीं दिखा सकता अभी भी। जब अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने दिखा पाए तो बाकियों की क्या हैसियत? आप बता ही रहे थे कि बगल में कुर्सी रखी रहती है, खाली कोई बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और राजनाथ सिंह क्या करते रहे हैं पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं। नितिन गडकरी क्या करते हैं वो भी जानते हैं। संघ के लोग क्या कर पा रहे हैं वो भी समझ रहे हैं हम लोग। तो ये पूरा का पूरा जो है नरेंद्र मोदी जी का है। और ये जो चेहरा बचाने के लिए भेजा जा रहा है कि चेहरा बचाने के बाद ये होगा कि लोकतांत्रिक तरीके से फैसला लिया गया और बहुमत विधायकों ने कहा कि जो है यही रहेंगी, वसुंधरा रहेगी। बहुमत विधायकों ने कहा कि नहीं, हम अभी इनके साथ ही, इनके देखरेख में ही चुनाव लड़ेंगे। जब 2024 का चुनाव हो जाएगा तब देखा जाएगा। तो ये चेहरा बचाने की कवायद है, क्योंकि 2024 है और इधर खाई उधर कुआं, किधर जाए। मोदी जी के लिए आसान नहीं है 2024, जैसा पिछली बार होता रहा। तो मुश्किल में तो मोदी जी हैं जी। को ठीक लग रहा है कि मुश्किल में मोदी जी हैं। दिनेश जी, क्या आपको भी लगता है कि मुश्किल में है मोदी जी? आपको, आपका मत क्या है? सर, मैं अभी यही आकलन जैसा आप चर्चा में सुन रहा था कि मोदी जी किसी मुश्किल में हैं। वो सिर्फ यही मुश्किल है कि 24 कैसे जीतना है, और बाकी उनके पास कोई मुश्किल नहीं है। उनका वाक्य जो है मुंह से निकला वो ब्रह्म वाक्य है। पार्टी के हर व्यक्ति को, चाहे वो अमित शाह हैं, चाहे यहाँ पन्ना प्रमुख है, वहां तक
वो ब्रह्म वाक्य एक बार ट्रेवल करता है और वो उसी के अनुसार आगे काम होता है। तो ये पार्टी के अंदर इसको या खौफ बोल लें या इसको डिसिप्लिन बोल लें, अनुशासन बोल लें, ये चीज जो है ये इस तरह इतनी सक्रिय हो गई है कि इसके खिलाफ अब कोई भी मुंह नहीं खोल पा रहा है। मैं आपको बताऊं कि स्थिति गांव के आदमी की ये है कि जो बीजेपी का काम कर रहा है वो रो रहा है कि यार कब हमें फुर्सत मिलेगी, हम अपना काम कब करेंगे। तो इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। तो उस फ्रंट पे तो मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक समस्या है मोदी जी की, वो समस्या है वहां जहां इनके समकक्ष खड़े जो लोग हैं उनमें जो रिजेंटमेंट तैयार हो रही है। आप ये शायद एक विषय हटके है, लेकिन आप ये मानकर चलें कि इस वक्त देश में भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं है, ये मोदी राज है, नॉट अ बीजेपी। बीजेपी राज होता था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम, एक लोकतांत्रिक तरीके से वो काम करते थे। लेकिन यहाँ पर जो तरीका है वो बहुत तानाशाहपूर्ण तरीका है और इसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं है किसी चीज के लिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये फौज वाला परिस्थिति हो गई है और जहां से लोगों को रिटायरमेंट जल्दी लेनी पड़ती है। जो युवा वर्ग है उसको तो जल्दी, जो नीचे के जो आगे की फौज होती है ना, वो जल्दी रिटायर कर दी जाती है ताकि वो उतना प्रेशर झेल चुकी होती है जो उसके आगे काम करने के काबिल नहीं रहते हैं। लेकिन परिस्थितियां जैसा कि कहा गया कि वापस वही लोग अगर मुख्यमंत्री बनने हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो उनके नाम उन्होंने अगर पहले से डिसाइड कर लिए हैं, उस लिफाफे में रख दिए हैं, तो वो लिफाफा वैसे का वैसा ही वहां पहुंच जाएगा और वही लोग दोबारा उसमें कोई मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ जो समस्या है, यहाँ समस्या अगले चुनाव को जीतने की है। अभी इस दौर में बट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ऑल्दो भारतीय जनता पार्टी 3 स्टेट्स में जीती है, लेकिन ये जो रिजल्ट्स छत्तीसगढ़ के हैं और दूसरी जगह के जो रिजल्ट्स हैं ये बहुत अनएक्सपेक्टेड हैं। और इन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में जो लोग, जैसा हम पहले से चर्चा कर रहे थे कि जो लोग चुनाव हारे हैं और जो लोग चुनाव जीते हैं, जो जीतने वाले हैं, उनके जो मार्जिन्स हैं उनको अपने गले नहीं उतरते हैं। तो ये जो परिस्थिति है, क्या कहीं फिर वही लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट तक अब जाने लगे हैं कि इस ईवीएम नाम का जो ये डब्बा है,